देयर इज नो इजी वे फ्रॉम द अर्थ टू द स्टार्स। सेनेका ने यह बात बोली थी। सेनेका देखो इस कोट में यह बोलना चाहते हैं, किसी भी एम्बिशियस गोल को अचीव करना हो आसान नहीं होता। अर्थ से आउटर स्पेस में जाना था, आसान नहीं था। लेकिन आज हम इसरो से संबंधित आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। अब कितना आसानी से कुछ देश ऐसा कर पाते हैं। आज भी देखो अर्थ से स्टार तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस गोल है। लेकिन देखो एक समय ऐसा भी आएगा फ्यूचर में जब विभिन्न देश ये आसानी से कर लेंगे। देखो ये जो चीज है ना, ये हर एक डोमेन में लागू होती है। जैसे देखो देश को डेवलप कंट्री बनाना है 2047 तक, आसान नहीं है। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। आप एग्जाम्पल सिविल सर्विसेज के एग्जाम से संबंधित ले लीजिए। देखो मैं यूं बोलूं आपको कि एग्जाम को क्लियर करना बहुत आसान है, ये गलत बात है। एग्जाम को क्लियर करना अगर इतना आसान होता तो हर कोई इसे क्लियर कर देता। बट देखो जितने भी एम्बिशियस गोल्स हैं ना, लगातार हम एफर्ट करें, कंसिस्टेंटली एफर्ट करें, सही डायरेक्शन में एफर्ट करें तो बड़े से बड़ा जो गोल है ना, जो एक समय में मुश्किल लगता था, उसे अचीव किया जा सकता है। और पास्ट में अनेकों एग्जाम्पल्स इसको देखने को आपको मिलेंगे, कैसे मानव सभ्यता ने बड़े बड़े काम जो एक समय में असंभव लगते थे उसको कर दिखाया है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, वाइट ब्रदर्स ने सबसे पहली बार एरोप्लेन बनाया था ना, तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ना एडिटोरियल छपा था, क्या ये दोनों भाई वाइट ब्रदर्स बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इंसान ऐसा कोई इक्विपमेंट थोड़ी ना बना सकता है जो इंसान को हवा में ले जाएगा। इस प्रकार की बातें बोली गई थी। लेकिन आज देखिए एविएशन सेक्टर कैसे बूम कर रहा है। तो ये आज का कोट था। डेट आज की 2 जनवरी 2024 है। आज काफी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल, इसरो ने कल एक नया मिशन लॉन्च किया, C58। देखो साइंस एंड टेक से संबंधित ये आर्टिकल है, बिल्कुल आसान शब्दों में हम समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये इंडिया कोरिया डिफेंस कोऑपरेशन से संबंधित आर्टिकल है। और तीसरा यहाँ पे आर्टिकल है, कोविड-19 की महामारी के बारे में बहुत आर्टिकल छपने लगे हैं। कुछ लोगों में डर का माहौल भी है कि क्या फिर से मास्क लगाने पड़ेंगे, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। राइटर बहुत सारे मिथ तोड़ते हैं इस आर्टिकल में। यह आर्टिकल भी काफी अच्छा है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इसरो के PSLV C58 मिशन से संबंधित है। आप देखो GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट देखो ये है, इसरो ने ना कल एक नया मिशन लॉन्च किया जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक है। इस मिशन का नाम है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का पूरा नाम है एक्सरेज पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट क्यों लॉन्च किया गया है, काम क्या है इस सैटेलाइट का? देखो बहुत सारी कॉस्मिक बॉडीज जैसे ब्लैक होल हैं, ध्यान से सुनिएगा, साइंस एंड टेक का आर्टिकल है। बहुत सारी कॉस्मिक बॉडीज जैसे ब्लैक होल्स हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। अब इनसे ना बहुत सारी पोलराइज्ड एक्सरेज एमिट होती हैं। आप बोलोगे सर एक्सरे तो पता था, ये पोलराइज्ड एक्सरेज क्या बोल दिया आपने? ये मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, लेकिन पहले आप मकसद समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये कंसेप्ट बताता हूं। नया मिशन इसरो ने लॉन्च किया कल, एक्सपोसैट। मकसद क्या है इस मिशन का? बड़ी बड़ी कॉस्मिक बॉडीज जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, इनसे पोलराइज्ड एक्सरे जो एमिट होती है ना, उन पोलराइज्ड एक्सरे को स्टडी करना। अब मैं आपको बताता हूं ये पोलराइज्ड एक्सरे होती क्या है और इनको स्टडी करने का फायदा क्या होगा। आप सभी लोगों ने ना कभी ये चीज जरूर की है। जो खड़ा पानी होता है, फॉर एग्जाम्पल तालाब में स्टैंडिंग वाटर, वहां पे जब हम पत्थर मारते हैं ना, तो इस प्रकार से वेव्स निकलती हैं, सर्कल्स की फॉर्म में। निकलती है कि नहीं निकलती? निकलती है। अब आपको एक चीज बताता हूं, जो लाइट हम देखते हैं ना, वो भी देखो एक वेव ही होती है। लेकिन पानी में पत्थर मारने पर हम वेव्स को देख सकते हैं, बट लाइट भी एक वेव होती है, उसे हम देख नहीं पाते। यह फर्क है। ये जो वेव्स होती है ना, ये हिलती रहती हैं ऊपर नीचे। जैसे ये ग्राफ आपने देखा होगा, इस प्रकार से वेव्स ऊपर नीचे हिलती रहती हैं। जितनी बार ऊपर नीचे जाती हैं, जितनी बार हिलती रहती हैं, वो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। मैं आपको देखो बिल्कुल लेमन वर्ड्स में बता रहा हूं, ताकि मैं ये एज्यूम करके बता रहा हूं कि
आप सभी का ना साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो उसी लैंग्वेज में बताया जाए। अब फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे देखो आप जमीन पे बॉल मारते हो ना, तो बॉल आपको पता है ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी फिर नीचे जाएगी। 1 मिनट में कितनी बार वो बॉल ऊपर नीचे गई जमीन पे मारने पर, तो वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार से वेव कितनी बार ऊपर नीचे गई, कितनी बार हिली 1 सेकंड के अंदर, वो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब समझ गए आप? एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, जैसे रेड लाइट होती है ना, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है और जो एक्सरेज हैं इनकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। अब आप और ध्यान से सुनिएगा, देखो कई बार ऐसा होता है जो एक्सरेज होती है ना, वो ऊपर नीचे नहीं हिलती, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हिलती है, सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट होती हैं। तो इस सिचुएशन को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज, कि एक्सरेज सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होती हैं, बाकी डायरेक्शंस में नहीं हिलती, बाकी डायरेक्शंस में नहीं वाइब्रेट होती, सिर्फ एक डायरेक्शन में वाइब्रेट होती हैं। तो इसे कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ एक्सरेज। अब आप ये सुनिए, इस एक्सपोसैट मिशन का काम क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, यूनिवर्स में बड़ी बड़ी कॉस्मिक बॉडीज जैसे ब्लैक होल है, न्यूट्रॉन स्टार है, इनसे ना पोलराइज्ड एक्सरेज एमिट होती हैं। पोलराइज्ड एक्सरेज मतलब वो एक्सरेज जो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट होती हैं। तो इस एक्सपोसैट मिशन का काम होगा इन पोलराइज्ड एक्सरेज को स्टडी करना जो एमिट हो रही हैं कॉस्मिक बॉडीज, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल जैसी बॉडीज से। अब आप बोलोगे फायदा क्या होगा? फायदा देखो ये होगा, मान लीजिए ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल से पोलराइज्ड एक्सरेज निकली हैं, अब उनको स्टडी किया जाएगा ना इस मिशन के द्वारा, तो ये पता लग जाएगा कि जो एक्सरे निकली है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों पोलराइज हो रही हैं। ब्लैक होल के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ब्लैक होल से निकलने वाली पोलराइज्ड एक्सरेज उसी डायरेक्शन में पोलराइज हो रही हैं, किसी और डायरेक्शन में नहीं हो रही। तो पोलराइज्ड एक्सरेज की डायरेक्शन को स्टडी करने से ना ये पता लग सकता है, ये जानकारी मिलेगी कि इन बॉडीज के अंदर क्या चल रहा है, ब्लैक होल के अंदर क्या चल रहा है, न्यूट्रॉन स्टार के अंदर क्या चल रहा है। ये जानकारी मिलेगी इन बॉडीज से निकलने वाली पोलराइज्ड एक्सरेज को स्टडी करके। जानकारी मिलेगी कि इन बॉडीज के अंदर मैग्नेट है या फिर कोई और चीज है जिसकी वजह से इनसे निकलने वाली जो एक्सरेज हैं वो पोलराइज हो रही हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब थोड़ी और जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मिशन है ना, इसमें 2 पेलोड्स हैं, मतलब 2 इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, आप कह सकते हो, एक पोलिक्स और दूसरा एक्सपेक्ट। पोलिक्स जो पेलोड है इसे बनाया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा। ये जो पेलोड है ना, ये जो इक्विपमेंट है, ये एक्सरेज को स्टडी करेगा 8 से लेके 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेंज के बीच में, मतलब स्पेस में 50 अलग अलग सोर्सेज से जो पोलराइज्ड एक्सरेज एमिट होगी उनको स्टडी किया जाएगा इस पोलिक्स पेलोड के द्वारा आने वाले 5 सालों में। आप बोलोगे फिर सर दूसरा पेलोड क्या करेगा? देखो इसे बनाया है इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के द्वारा। ये एक अलग एनर्जी रेंज में कंटिन्यूअस एक्सरे एमिशंस को स्टडी करेगा। वो एनर्जी रेंज है 0.8 से लेके 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। ये देखो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी है क्योंकि ना पहले इसरो ज्यादातर ऐसे ही सैटेलाइट्स लॉन्च करता था जिनका कॉमर्शियल यूज है। फॉर एग्जांपल वो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के काम आ रही हैं, टीवी वगैरह चलाने के काम आ रहे हैं। लेकिन ना अब इसरो ऐसे सैटेलाइट्स भी लॉन्च करने लगा है जो दुनिया के राज खोलें। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल्स के अंदर क्या चल रहा है, उसके लिए इसरो ने यह सैटेलाइट लॉन्च किया एक्सपोसैट, ना सिर्फ ब्लैक होल के अंदर बल्कि दूसरी कॉस्मिक बॉडीज के अंदर। संयोग से देखो कुछ दिनों पहले इसरो ने आदित्य L1 लॉन्च किया था। आदित्य L1 इसलिए लॉन्च किया गया
ताकि सन को स्टडी किया जा सके। ये भी वो सैटेलाइट है जो दुनिया के राज खोलने वाला है। अभी तक ना बड़ी जो स्पेस की बॉडीज है ना, फॉर एग्जांपल नासा वगैरह, वही इस प्रकार के सैटेलाइट्स लॉन्च करती आई हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो उनको टाइम मिल जाता है कि हाँ यार, कम्युनिकेशन के लिए तो सारे सैटेलाइट्स लॉन्च कर लिए, अब थोड़े नॉलेज इकट्ठा की जाए, थोड़ा साइंस पे काम किया जाए। बट इसरो भी अब इस प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जैसे आदित्य-1, आदित्य-L1 और एक्सपोसैट। एक चीज आपको बता दूं, ये जो एक्सपोसैट सैटेलाइट है ना, पोलराइज्ड एक्सरेज को स्टडी करने के लिए, ये अपने आप में दूसरी तरह का सैटेलाइट है। इससे पहले सिर्फ यूएसए ने इस प्रकार का सैटेलाइट लॉन्च किया है पोलराइज्ड एक्सरेज को स्टडी करने के लिए, जिसका नाम है IXPE। तो यूएसए के बाद इंडिया दूसरा देश है जिसने ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ऐसे सैटेलाइट्स को तवज्जो देने से ना साइंस के बारे में हमारी नॉलेज बहुत इंक्रीज होती है, जिसका देखो कई बार इमीडिएट बेनिफिट तो नहीं मिलता, बट लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में जो साइंस में नॉलेज इंक्रीज हुई है ना, तो उसका बेनिफिट जरूर मिलता है। देखो अभी तक जितना आपको आसान भाषा में बताया है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या सुनिए? बहुत काम का है ये मिशन। C58 मिशन लॉन्च किया है ना इसरो ने। इसमें देखो क्या है, रॉकेट का नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV। इस मिशन में पहले तो ये PSLV जो है ना, वो 650 किलोमीटर की हाइट पर जाएगा अर्थ के ऑर्बिट में। ये एक्सपोसैट मिशन जिसकी हमने अभी तक बात की, उसको लॉन्च कर देगा। लेकिन उसके बाद का भी पार्ट बाकी है, अभी आप वो सुनिए। 650 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ के ऑर्बिट में एक्सपोसैट मिशन लॉन्च करने के बाद रॉकेट की चौथी स्टेज आ जाएगी। और चौथी स्टेज आने के बाद ये जो लॉन्च व्हीकल है ना, रॉकेट है, ये अपने आप को 350 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ के ऑर्बिट में ले जाके एक मिनी सैटेलाइट में तब्दील कर देगा। समझ गए? यानी एक्सपोसैट मिशन लॉन्च करने के बाद 650 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ के ऑर्बिट में ये आएगा 350 किलोमीटर की हाइट पर, यानी नीचे आएगा, और वहां पे अर्थ के ऑर्बिट में ये अपने आप को ये मिनी सैटेलाइट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा मिनी सैटेलाइट जिस पे 10 अलग अलग पेलोड हैं। जैसे कि देखो, कुछ तो प्राइवेट कंपनीज ने दिए हैं, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने दिए हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक डिवाइस ऐसा है जो सोलर रेज को मेजर करेगा। एक चीज ऐसी है जो सैटेलाइट में यूज होने वाली स्पेशल फ्यूल को टेस्ट करेगी। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो ऐसे हैं जो इसरो के साइंटिस्ट ने खुद ही डेवलप किए हैं। जैसे एक ऐसी मशीन भी लगी है जो स्पेस में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को काउंट करेगी। तो आप देख लो क्या होगा। एक्सपोसैट मिशन लॉन्च होने के बाद रॉकेट आएगा 350 किलोमीटर की हाइट पर अर्थ के ऑर्बिट में और अपने आप को एक मिनी सैटेलाइट में तब्दील कर देगा। ऐसा सैटेलाइट जिसमें अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं और वो पेलोड अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे खुद मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो डस्ट के पार्टिकल्स काउंट करेंगे, कुछ सैटेलाइट्स में यूज होने वाले स्पेशल फ्यूल को टेस्ट करेंगे, कुछ सनरेज को स्टडी करेंगे। मतलब एक ही रॉकेट लॉन्च से इतने सारे काम। इसरो देखो अब ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स को चांस दे रहा है, जिससे हमारी साइंस से संबंधित नॉलेज तो बढ़े, बल्कि उसके साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी पैसा कमाएं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसरो आने वाले समय में और ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाला है और हमें इस चीज पे गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों में। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हिंदू का ये आर्टिकल है। अभी ना कुछ दिनों पहले की बात है, हमारे आर्मी चीफ मनोज पांडे साउथ कोरिया की यात्रा पर गए थे और वहां पे साउथ कोरिया के बड़े बड़े जो डिफेंस इंस्टीट्यूट है ना, जैसे जिनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी ऑफ डिफेंस डेवलपमेंट ADD, इनके लीडर्स से मुलाकात की हमारे आर्मी चीफ ने। इस मुलाकात के बाद, इस विजिट के बाद, जहां देखो इंडिया साउथ कोरिया के डिफेंस रिलेशंस मजबूत तो हुए, लेकिन बहुत सारे ना चैलेंजेस भी सामने आए। चैलेंजेस जैसे कि ना
अभी ना साउथ कोरिया सिर्फ इंडिया को एक ऐसा देश मानता है जो हाँ हथियार परचेज करता है, जो एक बड़ी मार्केट है, और इंडिया भी साउथ कोरिया को ऐसा देश मानता है जिसके पास में टेक्नोलॉजी है, हम इनसे हथियार परचेज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। लेकिन देखो दोनों देशों की ये धारणाएं ना बहुत नैरो हैं। इंडिया देखो एक बड़ा रीजनल पावर है जिसके एम्बिशंस काफ़ी बड़े हैं, जो ग्लोबल पावर बनना चाहता है, और इंडिया इतना पावरफुल है कि इंडो पैसिफिक रीजन की स्टेबिलिटी में ना एक बढ़िया पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। तो साउथ कोरिया को इंडिया के इस रोल के बारे में समझना चाहिए, और इंडिया को भी यह समझना चाहिए कि साउथ कोरिया सिर्फ वो देश नहीं है जो जिससे सिर्फ हथियार परचेज किए जा सकते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, इनका एक अलायंस बनके उभर रहा है। तो साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसकी वैल्यूज इंडिया से मेल खाती हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस एक्सिस के अगेंस्ट इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए हमारी जो सोच है वो साउथ कोरिया से मिलती है। तो दोनों देशों को ना एक कदम आगे बढ़ के सोचना चाहिए। देखो कोल्ड वार के दौरान ऐसा था कि ना इंडिया तो थोड़ा यूएसएसआर की साइड ज्यादा था। कहने को इंडिया नैम बोलता था, लेकिन हमारी यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई तो उसी के साथ हम ज्यादा खड़े दिखते थे, और साउथ कोरिया यूएसए की साइड था। तो उस समय तो रिश्ते इतने मजबूत नहीं हुए क्योंकि साउथ कोरिया को लगता था कि इंडिया एक ऐसा देश है जो अपोजिट कैंप में है। बट अब देखो हालात पूरी तरह से उलट हैं। राइटर कुछ सजेशंस देते हैं कैसे कैसे इंडिया और साउथ कोरिया आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। देखो साउथ कोरिया के पास में अभी स्टेटस है एडवांस हाईटेक डिजिटल पावर का। दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं स्पेस वारफेयर में, इंफॉर्मेशन वारफेयर में, साइबर सिक्योरिटी में। जैसा देखो रशिया यूक्रेन वार में देखने को मिला, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उस पे जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है और टोटली कंप्यूटराइज्ड वो चल रहा है, अब उस पे मान लीजिए साइबर अटैक हो गया तो पूरे इलाकों में बिजली चली जाएगी। तो ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इनको सिक्योर करना बहुत जरूरी है युद्ध के दौरान। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन में कैसे डिफेंस को डेवलप किया जाए, इसमें इंडिया और साउथ कोरिया आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में देखो इंडिया के इंटरेस्ट तो हैं ही, लेकिन साउथ कोरिया के भी इंटरेस्ट है। कैसे? साउथ कोरिया में देखो बहुत सारा माल आता है ना, वो यहीं से होके गुजरता है इंडियन ओशन से। तो इंडियन ओशन में किसी भी प्रकार से शिप्स की मूवमेंट प्रभावित होती है ना, तो उसका असर साउथ कोरिया पर भी देखने को मिलेगा। तो इंडिया और साउथ कोरिया आपस में इंडियन ओशन में जॉइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जो इंडिया के पास है वो साउथ कोरिया के साथ में, और साउथ कोरिया के पास है वो इंडिया के साथ में। तो इस प्रकार से मैरीटाइम सिक्योरिटी में दोनों देश कोऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन पास होकर पीस कीपिंग मिशंस भेजे जाते हैं उन इलाकों में जहां पे जरूरत होती है शांति स्टैब्लिश करने के लिए। तो ना इंडिया इस मुद्दे पर भी साउथ कोरिया के साथ मिलकर काम कर सकता है। मतलब यूनाइटेड नेशंस में दोनों देश और ज्यादा आपस में कंसल्ट करके कोऑपरेट करके काम कर सकते हैं। लास्ट में राइटर बोलते हैं डिफेंस रिलेशंस में ही जॉइंट एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जा सकती हैं और ज्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जा सकती हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में। मतलब डिजास्टर आने की सूरत में कैसा एक्शन लिया जाए, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जा सकती हैं। और फ्यूचर में देखो दोनों देश मिलके अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले से इंटर ऑपरेबिलिटी पे भी काम किया जा सकता है। इसका मतलब यह होता है कि देखो दोनों फोर्सेस मिलके काम कर सकें, सेम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल, सेम प्रोसीजर्स का इस्तेमाल दोनों फोर्सेस के बीच में, ताकि वास्तव में कभी आवश्यकता पड़ी कि मिलके काम करना है, एक जॉइंट ऑपरेशन चलाना है, तब दिक्कत ना आए। उससे पहले ही स्टैंडर्ड्स को एक कर लेना कि इन प्रोसीजर के साथ हम काम करेंगे, ताकि वास्तव में बाद में जब ऑपरेशन लॉन्च करने की जरूरत पड़े तो स्टैंडर्ड्स पहले से पता हो कि दोनों को इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करना है। लास्ट में राइटर बोलते हैं हमारे आर्मी चीफ की ये विजिट ने ना एक प्रकार से फ्लेम जो है रिश्तों की उसे रीइग्नाइट करने का काम किया है। अब डिफेंस रिलेशंस को
दोनों देशों के द्वारा आगे ले जाने की जरूरत है। दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, सिर्फ हथियारों के खरीद फरोख्त से संबंधित नहीं बल्कि और बहुत ज्यादा एरियाज में कोऑपरेट दोनों देशों के द्वारा किया जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट भी है और नॉलेज से भरपूर भी है। देखो, बहुत सारी खबरें छपी कि कोविड-19 की महामारी फिर से एक्टिव हो सकती है। बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे छपे, बहुत सारे लोगों ने इस पे वीडियोस बनाई कि फिर से मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया जाए। तो आज इस आर्टिकल में ना राइटर बहुत सारे मिथ क्लियर करते हैं। राइटर कहते हैं, देखो दिसंबर 2021 में कोरोना वायरस सबसे पहले इमर्ज होकर आया था और जैसे जैसे कोई वायरस स्प्रेड होता है ना, वो वायरस म्यूटेट करता है, यानी उस वायरस के जेनेटिक कोड में चेंज होता है और म्यूटेशन के बाद वायरस का एक नया वेरिएंट इमर्ज होकर आता है। जैसे आपने सुना होगा डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये सब कोरोना वायरस के क्या हैं? वेरिएंट हैं, जो कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन के बाद इमर्ज होकर आए हैं। लेकिन देखो, काफी बार ऐसा होता है जो इवन कोरोना वायरस के वेरिएंट है ना, जैसे ओमिक्रॉन, उनमें भी फर्दर म्यूटेशन हो जाता है, तो फिर उनके भी वेरिएंट इमर्ज होके आते हैं। और वही अभी इमर्ज होके आया है JN.1। ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, JN.1। क्या इससे घबराने की जरूरत है? राइटर कहते हैं, अभी तक देखो कोरोना वायरस के ना 1000 के आसपास वेरिएंट्स या सब वेरिएंट्स इमर्ज होके आ चुके हैं। घबराने की आवश्यकता देखो तब होती है जब कोई वेरिएंट या सब वेरिएंट ऐसा हो जो या तो बहुत तेजी से फैल रहा हो, जिसमें ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है, या फिर इतना पावरफुल है कि जो हमने वैक्सीन ली है ना, उसका असर नहीं हो रहा है उस वेरिएंट या सब वेरिएंट पे। ना तो नेचुरल इम्यूनिटी हमारे अंदर है उसका असर हो रहा है, ना ही वैक्सीन की वजह से जो इम्यूनिटी बनी है उसका असर हो रहा है नए वेरिएंट या सब वेरिएंट पे। तब घबराने की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी तक ना ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये जो नया सब वेरिएंट है ना JN.1, ये ज्यादा घातक है, मतलब ज्यादा तेजी से फैल रहा है या फिर ज्यादा पावरफुल है। कोई एविडेंस नहीं है। बेशक WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन WHO देखो बहुत सारे वायरसेस या फिर वेरिएंट्स को वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करता है। तो इसका मतलब यह नहीं होता कि हां इससे अब रिस्क है बहुत ज्यादा, नहीं। इसका मतलब यह होता है कि इसे मॉनिटर करने की आवश्यकता है, इस पर नजर रखने की आवश्यकता है, जो WHO वैसे भी रख रहा है। यह सब चीजें बताना देखो इसलिए जरूरी है, वैसे तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार पब्लिक में कम्युनिकेशन अच्छा रखे और जनता को बताए आसान भाषा में चीजों के बारे में, ताकि जनता में ना भय ना फैले। और सरकार जो भी चीज बताए वो एविडेंस के आधार पे बताए। और दूसरा देखो, लोगों को भी ना अवेयर होने की आवश्यकता है। फैमिलीज के व्हाट्सएप ग्रुप में इस प्रकार की चीजें फिर से घूमने लगती हैं, जिनका कोई हाथ पैर नहीं होता, बिना एविडेंस के व्हाट्सएप्स में चीजें घूमने लगती हैं। सोसाइटी में डर पैदा हो जाता है और बहुत सारे लोगों को डर लगने लगता है। डर एक ऐसी चीज है जिससे इंसान को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। और आपको पता है डर के कारण फिर बहुत से लोग दुकानों में जाना छोड़ दें तो इकोनॉमी पे भी बुरा असर होता है। इसलिए देखो, जो भी हम बात करें ना, साइंस के आधार पे बात करें। कुछ लोग बोलते हैं कि कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। देखो, कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं वो शायद इसलिए इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है और कई बार इंसान ना दूसरे रीजन्स की वजह से उसकी डेथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन 27,000 डेथ इंडिया में होती हैं। तो ना बहुत सारी डेथ के दूसरे रीजन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड एज है या फिर कोई दूसरा डिजीज है, लेकिन ओल्ड एज के साथ साथ उसको मान लीजिए कोविड भी था, तो मेन रीजन जिसकी वजह से डेथ हुई वो कोविड नहीं था। ये इत्तेफाक मान लीजिए कि मरते वक्त कोविड भी था उस पर्सन को, समझे आप? मेन रीजन कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई, लेकिन डेथ होते वक्त कोविड था, इस वजह से उसको डेथ ड्यू टू कोविड मान लिया जाता है, लेकिन ये गलत है। और देखो, कुछ मतलब राइटर कहते हैं, मैं साइंस एविडेंस के आधार पे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे सामने आ रही है, ये नया जो वेरिएंट है ना JN.1, ऑलरेडी हमारे देश की अलग अलग सिटीज से
जो सीवरेज से पानी इकट्ठा किया गया वहां से सैंपल लिया गया, तो ये पाया गया कि बहुत सारी जगहों पर तो ये सैंपल्स ऑलरेडी मिला है JN.1, मतलब ऑलरेडी देश की जनता जो है एक्सपोज हो चुकी है इस वेरिएंट के, तो इतना कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीजें राइटर बोलते हैं इस आर्टिकल में, समझे? तो ये हमने डिस्कस किया कोविड-19 से संबंधित आर्टिकल। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज देखो एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो इसरो वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ना, उससे संबंधित। देखो कुछ लोगों ने ना ये पूछा कि सर कई बार ना पूरी डिस्कशन देखने के बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। देखो हमेशा मैं आपको ना ऐसे क्वेश्चन नहीं देता हूं जो सीधा सीधा डिस्कशन के बेस पे सोल्व हो सकें। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे देता हूं जिसमें आप अपने माइंड का इस्तेमाल करो, कुछ सोचो। कोई स्पून फीडिंग थोड़ी ना है यार कि हाँ जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है उसके पॉइंट्स सीधा सीधा आपको मिलेंगे। इस सोच के साथ आंसर राइटिंग अच्छी नहीं होगी। आप माइंड पे थोड़ा स्ट्रेस डाल के इंटरलिंकिंग कीजिए, थोड़े पॉइंट्स खोजने की कोशिश कीजिए, कॉमन सेंस से पॉइंट सोचिए कि अगर आप सरकार में होते तो आप क्या करते इस इशू को एड्रेस करने के लिए। हाँ इतना हो सकता है कि आपको ये ना पता हो सरकार ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, कौन से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, बट कॉमन सेंस तो देखो, कल कॉमन सेंस वाला पॉइंट था, मतलब कोड था, शुरुआत में हमने डिस्कस किया। कहने का मतलब देखो ये है, जैसे कल वाला क्वेश्चन था कि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम नहीं रुक रहे हैं। अब देखो कॉमन सेंस लगा के पॉइंट्स आप लिख सकते हो इसमें। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे। मेंस में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको एकदम से सोच के लिखना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। ये छोटी क्लासेस में होता था, पढ़ा और एग्जाम में वही पूछ लिया, तो जो रटा हुआ था वो लिख दिया। ये चीजें यूपीएससी के एग्जाम में नहीं काम करती। यहां पे यूपीएससी चेक भी तो यही करती है, क्रिटिकल सिचुएशन में आप कैसे सोच पाते हो, कैसे लिख पाते हो। तो ये आप चीज डेवलप कीजिए, धीरे धीरे डेवलप होगी, एकदम से नहीं डेवलप होगी। जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना डेवलप होती जाएगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको डिस्कशन कैसी लगी। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।